नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आर ओ स्पेशल क्लासेस हैं और ये आज की 10वीं क्लास है। इससे पहले जितनी भी क्लास आई हैं वो प्लेलिस्ट बना के दे दी गई हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। शुरुआत करते हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्दों की। वेशभूषा, वेशभूषा में जो शा होता है वो बड़ा शा होता है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। वेशभूषा ये सही है। मनीषा, अब यहाँ पर देखिए सा में गलत लिखा गया है, इसमें ये वाला शा रहेगा। मनीषा ये वाला सही है। श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होता है, इसमें श्रा रहता है और दा पे हा की मात्रा श्रद्धा। गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है शुद्ध। शुद्ध क्या है? गरिष्ठ है। अंजलि ये गलत है, अंजलि सही होता है, शुद्ध होता है अंजलि। मैथिली शरण ये बिल्कुल गलत है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत बार पूछा गया है। मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण। प्रेमचंद्र ये गलत लिखा गया है और अक्सर हम लोग बोलते हैं प्रेमचंद्र, लेकिन है प्रेमचंद। उत्तीर्ण, यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये जो रा है वो ड़ा के ऊपर लगेगा, वो वाला सही माना जाएगा, ये वाला गलत रहेगा। तो शुद्ध अशुद्ध को बहुत ध्यान से पढ़िए और उतना ही ध्यान से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप गलत लिख लेंगे तो वही आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में वही गलती करके चले आएंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से। विलोम शब्दों को देखते हैं। अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो इन 6 में विलोम शब्द अपेक्षाकृत आसान है और सबसे, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अतुल का विलोम तुल्य होता है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होता है। अथाह का विलोम छिछला होता है। अदृश्य का विलोम दृश्य होता है। अद्यतन का विलोम, देखो अद्यतन का विलोम पुरातन भी होगा और अनद्यतन भी होगा, दोनों में से कोई भी है सही होगा। अधम का विलोम उत्तम होता है। अधिकता का विलोम अल्पता होता है। अधिगत का विलोम अनधिगत होता है और अधिमूल्यन का विलोम अवमूल्यन होता है। ओके, अधिमूल्यन का क्या विलोम होता है? अवमूल्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तद्भव और तत्सम को देखते हैं। तद्भव तत्सम, अढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ाई का जो तत्सम होता है उसको हम कहते हैं अर्ध तृतीय, यानी तीसरे का आधा, जिसको हम लोग ढाई कहते हैं या अढ़ाई कहते हैं। अदरक, इसका तत्सम होता है आद्रक। अधूरा का तत्सम अर्धपूरक होता है। अनाड़ी का तत्सम अनार्य होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनी का तत्सम अणि होता है, अणि। अनूठा का तत्सम अनुत्थ। अपना को तत्सम रूप में आत्मनः कहा जाता है। अपाहज को अपादहस्त कहते हैं तत्सम रूप में। अमचुर को आम्रचूर्ण। अमी या अमीय कोई भी है तो इसका तत्सम क्या होगा? अमृत। तो याद रखिएगा अमृत जो है ये तत्सम शब्द है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख तत्सम हुए। पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पहला पर्यायवाची, देखिए जितने भी भगवान के पर्यायवाची हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो ब्रह्मा के हों, विष्णु के हों, कामदेव के हों, इंद्र के हों, हनुमान के हों या दुर्गा के हों, सरस्वती के हों, या फिर आगे चल के पार्वती के हों, शंकर के हों। ये सब जितने भी पर्यायवाची हैं ये सब मैं आपको अलग दूंगा और ये जब भी करवाऊंगा सब एक साथ करवा दूंगा, जिससे आपको बीच में कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये मत सोचिए कि मैं उसको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वे अति महत्वपूर्ण हैं। तो उनको अगर एक साथ पढ़ा देंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, एक साथ आप लोग लिख लेंगे तो कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए मोर के पर्यायवाची को देखते हैं। मोर का पर्यायवाची है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान शंकर को भी कहा जाता है, नीलकंठ मोर को कहा भी जाता है। कलापी, शिव शुत वाहन मोर को कहते हैं। शारंग, केकी, शिखी, शिखंडी, ध्वजी, मयूर, ये सब क्या है? मोर के प्रमुख पर्यायवाची हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची देखें तो द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है, द्रुपद सुता कहा जाता है, याज्ञसेनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पांचाली और सैरंध्री, ये सब क्या हैं? द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। बैल का पर्यायवाची देखते हैं। वृषभ, बलिवर्द और गो, ये तीनों क्या हैं? बैल के पर्यायवाची हैं।
पुत्र का पर्यायवाची आत्मज, तनय, वत्स, नंदन, अनुज, सॉरी अनुज नहीं तनुज होगा, अनुज नहीं होता है, और सुत, ये सब क्या है? पुत्र के पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची वनिता, भामा, वामा, कामिनी, नारी, रमणी और अबला, ये सब क्या हैं? स्त्री के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख पर्यायवाची हुए। अब हम लोग देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पहला है मन में आप से आप, यानी अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। इसके लिए एक शब्द होगा अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला अंतर्देशीय, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान है, इसको क्या कहते हैं? अंतर्निर्विष्ट। ठीक है, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं कल कुछ और अच्छे इन वर्ड पावर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।